नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं directstudy.com पे। ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग प्राथमिक टीचर बनाने के लिए ये मिशन लेकर चल रहे हैं, जिसमें 1 to 5 क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो NCERT और SCERT आपको कंप्लीट करने को कहा जाता है। तो मैं इसी को लेकर आ गया हूं, जिसमें 3 क्लास पूरा कंप्लीट हो गया है, 4 क्लास कंप्लीट हो गया है, 5 क्लास में आज लेकर चलेंगे हम लोग। 4, 5 और 6 लेसन कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? 3 और 4 का अगर क्लासेस देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 1 to 5 क्लास का, उसे जाकर आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा अच्छे से सारे जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं। इसमें सारे सामान्य अध्ययन क्लियर करा रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 5 क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद 150 नंबर का, जी हाँ फुल लेंथ का 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और एक नहीं ढेर सारे लाऊँगा ताकि आपका एक सीट कन्फर्म हो सके 4.0 में या 5.0 का तैयारी करते हैं उसमें भी। चलिए शुरुआत करते हैं। 4th लेसन का नाम है आम खाएं 12 महीने। क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब गीली रोटी को कुछ दिनों तक रखा जाता है तो उस पर क्या दिखाई देता है? उसको हम लोग फफूंदी बोलते हैं, कवक बोलते हैं। अचार रखने से पहले कांच के जार से नमी निकालने के लिए क्या किया जाता है? इन्हें साबुन से अच्छी तरह धोया जाता है, इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, इन्हें अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, इसकी अच्छी तरह सफाई की जाती है। तो क्या किया जाएगा? सोचिए ज़रा। धूप में अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि जितनी भी नमी है निकल जाएगी। स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परिरक्षित करने के निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा स्टार्च के लिए यहाँ पे लिख देगा मतलब ग्लूकोज के लिए, इस तरह के चीनी के लिए कुछ भी लिख सकता है। हमेशा आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर कलर कौन सा आता है, इस तरीका के आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर दीजिएगा, नीला काला के जैसा कलर आता है। नीला, हार्ड नीला काला जैसा दिखेगा। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है यदि उसे किस ताप पर संग्रहित किया जाता है? कितना डिग्री पर आप डालेंगे महीनों तक ख़राब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप डाल देते हैं तो महीनों तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि इतना नीचे तक बैक्टीरिया के पास पावर नहीं है कि वो जीवित रह सके। प्रशीतक यानी ठंडा करने वाले द्रवों के वांछनीय गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बोल रहा है तो ये सही है, पढ़िए इसको। प्रशीतक द्रव में उच्च परावैद्युत क्षमता होनी चाहिए, सही है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रशीतक द्रव गैर विषैले, असंरक्षक और अज्वलनशील होने चाहिए, सही है। लेकिन ये गलत है कि प्रशीतक द्रव का हिमांक निम्न होना चाहिए, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक प्रशीतक है? कार्बनिक प्रशीतक में हो जाएगा मतलब अच्छा रखने वाला, जिसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड जो हो जाएगा अच्छा प्रशीतक के रूप में काम करता है। प्रशीतक का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अवांछनीय है, मतलब सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उच्च क्वथनांक, ये गड़बड़ है। उच्च क्रांतिक तापमान, तरल की कम विशिष्ट ऊष्मा, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, ये सभी सही है। आइए सॉल्यूशन पढ़ते हैं ताकि ढेर सारी नई नई बातें और जानने को मिलेगा जो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। यदि गीली रोटी बाहरी वातावरण के संपर्क में आती है तो ब्रेड में फफूंद लगने की संभावना रहती है। ब्रेड मोल्ड्स एक प्रकार का कवक है जो ब्रेड को ख़राब कर देता है, उसे खाने लायक नहीं रह जाता उसके बाद। कांच के जार में नमी को दूर करने के लिए उन्हें धूप में ठीक से सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जार में जल की मात्रा होने के कारण फंगस और बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें धूप में सुखाया जाता है। पौधे पोषण की स्वपूषी विधि का अनुसरण करते हैं, मतलब खुद से खाना बनाते। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पौधे की पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार किया जाता है। ये सारी बात बहुत बार हम लोगों ने बोला, याद भी हो जाना चाहिए। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल के परीक्षण करने पर नीला काला रंग दिखाई देता है। खाद्य उत्पाद महीनों तक खराब ना हो, इसके लिए भोजन को -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। आमतौर पर खाने
को लंबे समय तक फ्रीज में रखने के लिए उसका तापमान 0 से 4 डिग्री के बीच होना चाहिए। बैक्टीरिया जीवाणु बाहर के तापमान में पनपते हैं और खाने के खराब कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर का तापमान बाहर के तापमान से कम होता है, इसे फ्रीज के अंदर कम तापमान में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। समझ गए होंगे कि फ्रीज के अंदर क्यों नहीं जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से। आदर्श प्रशीतक द्रव यानी रेफ्रिजरेटर के आवश्यक गुण, गौर से सुनिएगा। मैंने बोला था ना प्रशीतक द्रव यानी कि रेफ्रिजरेटर का क्या गुण है। पहला है प्रशीतक द्रव का निम्न क्वथनांक और निम्न हिमांक होना चाहिए, दोनों चीज़ बहुत निम्न होना चाहिए। इसमें निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए, क्योंकि उच्च विशिष्ट ऊष्मा प्रशीतक द्रव के प्रति किलोग्राम प्रशीतक प्रभाव को निम्न कर देती है और निम्न तापमान पर उच्च गुप्त ऊष्मा प्रशीतक द्रव के प्रति किलोग्राम प्रशीतक प्रभाव को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है अधिक विद्युत आवश्यकता से बचने के लिए इसे उच्च क्रांतिक दाब और तापमान होना जरूरी है। यह अज्वलनशील, गैर विस्फोटक और विषैले और असंक्षारक होना चाहिए। गैर विषैले और असंक्षारक मतलब ऐसा चीज़ ना हो कि लीकेज वगैरह हो तो कोई प्रॉब्लम है। प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर में हैलोजन अणु नहीं होते हैं। ये पदार्थ ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है और इसकी वैश्विक ऊष्मन क्षमता जो है भी शून्य के करीब है। इसके दो उपक्रम हैं, क्या क्या है पढ़ा जाए। पहला को कहा जाता है कार्बनिक हाइड्रोकार्बन प्रशीतक, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है अकार्बनिक प्रशीतक, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों दो चार नाम मैंने बोला, ये एकदम हानिकारक नहीं है। इसका बना हुआ रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ये रहा आपके सामने कि एक आदर्श प्रशीतक के वांछनीय गुण। अभी जैसा मैंने पीछे भी पढ़ा, निम्न क्वथनांक होगा, निम्न हिमांक, उच्च क्रांतिक तापमान, बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, द्रव की निम्न विशिष्ट ऊष्मा, वाष्पन निम्न विशिष्ट आयतन, गैर संक्षारक धातु और उच्च ताप स्थानांतरण गुणांक। ये सारी चीज़ फ्रीज का गुण होना चाहिए। कभी सुने थे कि इतना होता है, इसीलिए उच्च क्वथनांक और तरल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा आवश्यक प्रशीतक गुण के लिए वांछनीय है। पांचवा लेसन को अब शुरुआत कर रहे हैं। बीज क्या है बीज के बारे में तो कह रहा है प्रमाणित बीज किसकी संतान है, तो आंसर हो जाएगा आधार बीज की। आधार बीज से ही प्रमाणित बीज तैयार होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्बीजीय बीज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका चना। चना एक अंतर्बीजीय बीज नहीं है। जब किसी शाखा या परोह के अंतिम भाग को आंशिक रूप से हटा दिया जाता है तो बेसल भाग को अक्षुण्ण छोड़ दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष छटाई बोलते हैं। उसके ऊपर वाले पार्ट को काट देते हैं ताकि चारों तरफ फैलाव अच्छे से हो। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आलू में प्रस्फुटन विरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे क्लोरप्रोफाम इसको बोलते हैं, जो आलू को जमने से रोकती है। बीज प्रसुप्ति का संभावित कारण क्या है, बीज प्रसुप्ति का संभावित कारण क्या है हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए आंसर हो जाएगा अपरिपक्व भ्रूण, मतलब अच्छे से बीज का रेडी ना होना। सारे टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक है कि प्रमाणित बीज आधार बीज की संतान है और इसका उत्पादन प्रमाणित एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण और अनुमोदित है। इस वर्ग का बीज सामान्य रूप से राज्य और राष्ट्रीय बीज निगम और निजी बीज कंपनियों द्वारा प्रगतिशील उत्पादों के खेतों पर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है यह वाणिज्यिक बीज है जो किसानों के लिए उपलब्ध है और इसकी आनुवांशिक शुद्धता 99% होती है, मतलब 99% बीज जमता है उसमें का अगर बोएंगे आप तो। अंतर्बीजीय बीज वे होते हैं, गौर से सुनिए यहाँ डेफिनीशन मिल रहा है, अंतर्बीजीय बीज वे होते हैं जिनके परिपक्व बीज में अंतर बीज होते हैं। यह गुदगुदा चिकना होता है, भ्रूण को घेरता है और एकमात्र खाद्य भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है। एंडोस्पर्म उत्तक जो कि एंडोस्पर्म्स फूल वाले पौधे के बीज में भ्रूण को घेरता है और पोषण भी करता है। कुछ बीजों में एंडोस्पर्म अंतर्बीजीय परिपक्वता में पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है, जैसे मटर और बीन। और मांसल खाद्य भंडारण बीज पत्र भ्रूण को अंकुरित होने पर पोषण देते हैं। चना एक एंडोस्पर्मी यानी अंतर्बीजीय बीज नहीं है।
छटाई पौधे के आधार में सुधार और इसके विकास, फूल और फलने की क्षमता को प्रभावित करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक हिस्से को काटने की कला को विज्ञान कहा जाता है। यदि किसी शाखा या परों के टर्मिनल का एक छोटा सा हिस्सा हटा दिया जाता है तो इसे लाइट प्रूनिंग कहा जाता है। जैसे मान ले कोई पौधा है, ऐसे 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 करके कोई पौधा है, इसका ये टिप है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, यहाँ से कट कर दिया टिप को, ये भाग हटा दिया, इससे क्या होगा, इसके साइड में फैलने लगता है और इसमें ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। जब एक लंबा अंतिम भाग हटा दिया जाता है तो इसे मध्यम छटाई कहते हैं। और अच्छे फलों के उत्पादन के लिए केवल शीर्ष छटाई या बिरल काटना पसंद किया जाना चाहिए। जैसे कद्दू वगैरह के पौधा में आप देखेंगे उसका जो एक पौधा अभी निकला है, मतलब मान के चलिए कि 1 से 2 बित्ता का हुआ है, उसके ऊपर से कट कर दीजिएगा तो वहाँ से 2-3 डाल निकलेगा। फिर वो कुछ जैसे ही 2 बित्ता के करीब 3 बित्ता का हो जाए, बित्ता समझ रहे हैं ना, मतलब हाँ, एक हैंड हाथ से नापते हैं हम लोग 100, और उसको फिर काट दिया जाएगा, फिर नए डाल निकलेंगे तो उससे बहुत सारे मतलब कद्दू लगेंगे। लेकिन आप लालच में एक ही डाल तेज़ी से बढ़ रहा है उसी को छोड़ देंगे तो फिर एक ही डाल में कितना कद्दू निकलेंगे, ये होता है। ऐसा हमने किया है इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है। क्लोरोप्रोफाम एक शाकनाशी है, ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग खरपतवार के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आलू के अंकुरन को रोकने के लिए किया जाता है। क्लोरप्रोफाम रासायनिक रूप से आइसोप्रोपिल ए यानी 3-क्लोरोफेनिल कार्बोमेट है। यह आलू के सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाले प्रस्फुटन विधि है। भंडारण में पदार्थ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रस्फुटन विरोध का रसायन प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें ना वो निकले नहीं, मतलब आलू सही रहे। बीज प्रसुप्ति एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें तापमान, पानी, प्रकाश, गैस, बीज, कोट, अन्य यांत्रिक प्रतिनिधियों सहित अंकुरन के लिए अनुकूलित पर्यावरणीय परिस्थिति में बीज को अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बीज प्रसुप्ति के प्रमुख कारण हो सकता है प्रकाश, तापमान, कठोर बीज कोट, अंकुरन या अवरोधक। कई रीजन हो सकता है ताकि जिस वजह से पौधा नहीं बन पाता है। आइए एनसीईआरटी का लास्ट लेसन करते हैं, फिर एससीईआरटी शुरू करेंगे। बहुत बेहतरीन है, बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला प्रश्न है कि हम जल का संरक्षण क्यों करना चाहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग के लिए कम पानी उपलब्ध है, पानी की मांग बढ़ी है, जल प्रदूषण बढ़ा है, इसलिए चौथा आंसर डालिए, इनमें से सारे आंसर हो जाएंगे। एक संतृप्त भूगर्भीय इकाई जो एक कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुओं को जल दे सकता है डैश कहलाती है, जलभृत कहलाती है, जलभृत। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है, बताइए। आंसर क्या डालिएगा, भूजल को, ज़मीन के अंदर के पानी को सही लेवल पे लाने के लिए। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, सिंचाई, कृषि, पीने के लायक भूजल स्तर का बढ़ाना। तो आंसर क्या डालिएगा, अभी जैसा 1 सेकंड रुक जाइएगा। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त पूछ रहा है तो सिंचाई के लिए किया जाता है मेनली। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या हो जाए, भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है। देखिए वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या मारेंगे, भूजल पुनर्भरण के लिए, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लीजिए। सबसे उपयुक्त लग जाएगा तो आप उसको कहेंगे सिंचाई के लिए, क्योंकि सिंचाई सबसे मुख्य में आ जाता है पानी को। बाद में हम भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं मेंटेन के लिए, पहले हम उससे कृषि का ही काम करते हैं। पानी की कमी संभवतः पृथ्वी पर सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसकी वजह से घटती आपूर्ति के साथ मांग भी बढ़ गया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है जो कि बढ़ते प्रदूषण को भी रास्ता दे रहा है। जल प्रदूषण पानी में अवांछनीय सामग्री का योग है, इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अपशिष्ट निपटान आदि के लिए जल निकाय को बढ़ती निर्भरता के साथ जल को प्रदूषण से रोकना बहुत ज़रूरी है। एक संतृप्त भूगर्भीय इकाई जो एक कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर है कुओं को जल दे सकती है, जलभृत कहलाती है। एक जलभृत भूजल से संतृप्त झरझरा चट्टान या तलछट का एक पिंड है। अभी मैं समझा दूंगा अच्छे से इसको। भूजल एक जलभृत में प्रवेश करता है क्योंकि मिट्टी तेज़ी से रिसती है। होता क्या ना कि ये कुआं है, ये क्या चीज़ का बात कर रहा है, ज़मीन के अंदर क्या होता है कि आपने कुआं इसके इस लेवल के नीचे बनाया, ज़मीन ऊपर में है, मैं कुआं के अंदर की बात कर रहा हूँ। एक लेवल के नीचे आपने क्या किया, बना डाला कुआं। अब ये साइड से रिसेगा पानी, और ये जो रिसने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जलभृत, और कुआं में पानी आ जाता है।
यह जल भिन्नता के माध्यम से आगे बढ़ सकता है और झरनों और कुओं के माध्यम से फिर से सतह पर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जल संचयन एक संगठित तरीके से वर्षा जल को एकत्रित करके जल के संरक्षण की प्रक्रिया है। भूजल के संगठित संग्रह द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संचयन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जल संचयन का एक ऐसी विधि है जो भूजल स्तर को बढ़ाती है। आगे कहा जा रहा है वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त उपयोग सिंचाई है। वर्षा जल संचयन का एक सरल प्रक्रिया या विधि है जिसका उपयोग वर्षा के जल सड़क और खुले मैदानों से निकलने वाले वर्षा जल के संग्रहण, भंडारण और संप्रेषण द्वारा जलों के संरक्षण के लिए किया जाता है। भूजल का रखरखाव जल संरक्षण के लिए एक दीर्घकालिक अस्थायी संरचना है। इसलिए भूजल के संगठित संग्रह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना है। आइए SCERT के क्वेश्चन को अब देखते हैं ज़रा। वेट करें, मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। 2 लेसन यहाँ है, 3 लेसन से करना है हमें। सॉरी 3 तक हो गए थे, 4 से करना है। ये रहा 4 लेसन। जितना खाओ उतना पकाओ। बहुत लोग का आदत होता है बहुत सारा बर्बाद करने का, नहीं करना है। किस समूह के जीवाणु पशु पक्षियों के शरीर में पाए जाते हैं और मनुष्य जब इसका मांस खाते हैं अथवा दूध पीते हैं तो जीवाणु उनके शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको बोलते हैं साल्मोनेला समूह। किस समूह के जीवाणु प्रायः वायु में मनुष्यों की नाक, गले, फेफड़े, फुंसियों और घावों में पाए जाते हैं? वे भोजन बनाते समय खांसने व छींकने तथा गंदे हाथों के माध्यम से भोजन में प्रवेश करते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकाई समूह। कोकाई मतलब गोल, गोल इसका जीवाणु होगा। मुख्य खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन्स का स्तर घनात्मक रूप से डैश घटनाओं से संबंधित पाया गया है? तो आंसर क्या कहिएगा? यकृत कैंसर से, लीवर के कैंसर से। एंटेरोबैक्टीरियोसी श्रेणी के खाद्य की निगरानी के लिए उपयोगी सूचक जीव कौन सा है? तो आंसर आप इसका डालिएगा दोनों, स्वच्छता और संदूषण सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग अपर्याप्त प्रसंस्करण या प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की खराब हैंडलिंग के कारण होता है। सबसे खतरनाक खाद्य विषाक्तता जीव कौन सा है जो सबसे ज़्यादा खाद्य को मतलब भोजन को खराब करता है? तो ये छुपा हुआ है, मैं अभी निकाल के लाता हूँ उसको। ये रहा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, भोजन को खराब करने वाला सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित जैविक खतरों में भोजन में कौन सा जीवाणु संक्रमण का कारण बनता है, न कि मादकता का? तो 6 का आंसर आप कहेंगे एस्चेरिचिया कोली। इसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, जीवाणु के नाम थे। साल्मोनेला समूह के जीवाणु पशु पक्षियों के शरीर में पाए जाते हैं। मनुष्य जब इसका मांस खाते हैं अथवा दूध पीते हैं तो जीवाणु इसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। संक्रमण के 6 घंटे से 2 दिन तक के समय में जीवाणु विषाक्तता के लक्षण प्रकट कर देते हैं कि हाँ शरीर के अंदर आ गया है। 2 घंटे से 2 दिन तक में कभी भी हो सकता है। भोजन की वह विषाक्तता प्रायः मांस, अंडे, क्रीम तथा कस्टर्ड आदि द्वारा उत्पन्न होती है। मक्खियाँ भी इस जीवाणुओं के संवहन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई समूह के जीवाणु प्रायः वायु में मनुष्य की नाक, गले, फेफड़ों, फुंसियों और घावों में पाए जाते हैं। भोजन के विषाक्त होने का मुख्य कारण भोजन के पकाने के पश्चात इसे अधिक समय तक गर्म रखा छोड़ देना। एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा गया है। भोजन के विषाक्त होने का मुख्य कारण भोजन के पकने के पश्चात इसे अधिक समय तक गर्म न करना, मतलब गर्म ज़्यादा देर नहीं करने के बाद हो जाता है, ज़्यादा देर बिना गर्म किए हुए रख देने। इस प्रकार विषाक्त भोजन खाने के 1 से 6 घंटों के अंदर विषाक्तता का लक्षण प्रकट होने लगता है। उल्टी वगैरह या कुछ फीवर वगैरह बहुत कुछ, जी में चलना, सर दर्द वगैरह वगैरह। जब दूषित भोजन को संसाधित किया जाता है तो
एफ्लाटॉक्सिन सामान्य खाद्य पदार्थों में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे पालतू और मानव दोनों खाद्य पदार्थों के साथ साथ कृषि पशुओं के लिए भी फीड स्टॉक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, एफ्लाटॉक्सिन मुख्य रूप से लीवर में जमा हो जाते हैं, इसका कार्य प्रणाली को बिगाड़ देते हैं, इससे लीवर कैंसर हो सकता है। यही एक शक्तिशाली कार्जिनोजेन और उत्परिवर्तनजन और कुछ लक्षणों में भूख न लगना, सुस्ती, पीलिया, उल्टी आदि शामिल हो जाता है। एंटेरोबैक्टीरियेसी ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के एक बड़ा श्रेणी है, जिसे स्वच्छता और संदूषण की निगरानी के लिए खाद्य उपयोग में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि इस समूह में सभी कोलीफॉर्म जीवाणु सहित सूक्ष्म जीवों को एक पूरी श्रृंखला शामिल है। इसके सदस्य साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे जीवाणु विस्तार करते हैं और खाद्य जनित बीमारी को लेकर खाद्य खराब होने के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि आरोग्यजनक एंटेरोबैक्टीरियेसी को खाद्य उद्योग में सूचक जीव के माना जाता है, क्योंकि इसका पहचान गणना होती है। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य विषाक्तता अपर्याप्त प्रसंस्करण या प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की खराब हैंडलिंग के कारण होता है। सबसे खतरनाक खाद्य विषाक्तता जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जीवाणु द्वारा उत्पन्न भोजन की विषाक्तता को बोटुलिज्म कहते हैं। यह जीवाणु भयानक टॉक्सिक उत्पन्न करते हैं। जीवाणुओं के ये जीवाणु खाद्य तथा मलमूत्र जैसी गंदगियों के माध्यम से भूमि में पहुंचकर कृषि द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों में चिपक जाते हैं। ऑक्सीजन जनित परिस्थितियों में तथा असावधानियों से तैयार किए जाने वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में जीवाणु को अंकुरित हो जाता है और संख्या में जन्म देते हैं, मतलब तेज़ी से बहुत बढ़ते हैं। जैसे कह सकते हैं सेम हो गया, मक्का, मटर, चना आदि इस प्रकार के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उदाहरण है। इस कोली एस्केचेरिया कोली बैक्टीरिया का एक समूह है जो कि लगभग सभी लोगों के जानवरों के आंत में पाया जाता है ऑलरेडी। कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। बैक्टीरिया दस्त, खाद्य विषाक्तता या नमूनिया जैसे गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। ई कोलाई संक्रमण दूषित भोजन या पानी के संपर्क में या बीमार लोगों के संपर्क में आने से फैल सकता है। आप जोखिम भरे खाद्य पदार्थों में परहेज करके और अच्छी स्वच्छता अपनाकर ई कोलाई संक्रमण की संभावना को कम कर सकते हैं। यानी खुद से घर में खाना बनाइए, बेहतर खाना खाइए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कैसा लग रहा है सेशन ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। कुछ दोस्त मित्र में भी शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर फुलफ़िल करूँगा। रॉस की जंग मलेरिया के संग। डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? तो आंसर आप कहेंगे पर्यावरणीय स्वच्छता एवं साफ सफाई, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का प्रयोग। दोनों, एक से ज़्यादा, एक या दो का मतलब हुआ या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा। ये गलत ऑप्शन दिया गया है और नहीं है बीच में लिखा हुआ, ये सब ध्यान रखिएगा। आंसर दीजिएगा 4 नंबर, ऐसे फंसा लेगा एग्जाम में। मच्छर जनित कौन सी बीमारी जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बन सकता है, जो महीनों तक बना रह सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, चिकनगुनिया इसको आंसर दे सकते हैं। कौन सा मच्छर जनित रोग शरीर के अंगों की सूजन और वृद्धि में जुड़ा होता है, जिसे एलिफेटियासी के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, एलिफेटियासी के बारे में बताइए। तो एलिफेटियासिस जो है इसको बोलते हैं लसिका फाइलेरिया के रूप में हम लोग जानते हैं। डेंगू वायरस फैलाने के लिए मुख्य रूप से मच्छर की कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है? तो आंसर इसका हो जाएगा एंडीज एजिप्टी मच्छर। एंडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाता है। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में प्रसारित होने पर किस प्रकार के जन्म दूषित पैदा कर देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली। जापानी एन्सेफ्लाइटिस किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। एंडीज एल्बोपिक्टस मच्छर से। ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस EEE और वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस WUEE ऐसे वायरस के कारण होते हैं जो प्रभावित करते हैं। क्या चीज़ प्रभावित करते हैं? तो पक्षी, घोड़े, मनुष्य सभी को प्रभावित करते हैं। रिफ्ट वैली बुखार मुख्य रूप से एक बीमारी है। कैसा है? घोड़े की बीमारी है। सॉल्यूशन पढ़ के बहुत सारी बातों को समझते हैं।
डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल बनाने वाला मच्छर जनित रोग है। जो लोग दूसरे को डेंगू के वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है, यानी एक बीमारी के साथ दूसरा बीमारी फ्री मिलते चला जाता है। पर्यावरणीय स्वच्छता एवं साफ सफाई, पर्यावरण के साफ रखना और रुद्ध जल मतलब रुका हुआ जल को मुक्त रखना, क्योंकि मच्छर विशेष रूप से एंडीज एजिप्टी रुद्ध जल में ही पनपते हैं। इनमें नियमित रूप से गटर, जल निकासी, फूल के गमले और जल जहाँ भी एकत्र हो सकते हैं उसको साफ सफाई करते रहना है। चिकनगुनिया, गौर से सुनिए, विषाणु एक बोर विषाणु है जिसे अल्फा विषाणु परिवार का माना जाता है। यह मानव में एंडीज मच्छर के काटने से प्रभावित होता है। यह विषाणु ठीक उसी लक्षण वाली बीमारी पैदा करता है जिस प्रकार की डेंगू पैदा कर देता है। चिकनगुनिया में भी इस वायरल इन्फेक्शन की पहचान तेज बुखार के साथ मांसपेशी या जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा सिर दर्द, चक्कर, थकान, रैशेज जैसी समस्या, कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है। लसिका फाइलेरिया संक्रमण से लसिका प्रणाली में रुकावट हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के अंगों में सूजन और वृद्धि देखने को मिलती है। लसिका फाइलेरिया संक्रमण में गौर से सुनिएगा, स्पर्शोन्मुख, तीव्र तथा गंभीर स्थितियां शामिल होती है। गंभीर स्थितियों में इसमें लिम्फोएडेमा यानी उत्तक सूजन या एलिफेंटियासिस यानी त्वचा उत्तक का मोटा होना एवं हाइड्रोसील अंडकोश के सूजन जैसी लक्षण देखने को मिल सकता है। डेंगू बुखार, जिसमें आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसा बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। यह तब होता है जब वायरस वाला एंडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है। यह रोग मुख्य रूप से विश्व के गौर से सुनिए, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शीतोष्ण में नहीं जाएगा, ठंडा में नहीं जाता है। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस संक्रमण विकासशील भ्रूण और नवजात शिशु में माइक्रोसेल्फी और अन्य जन्मजात असामान्य बीमारी पैदा कर सकता है। गर्भावस्था में जीका संक्रमण के कारण गर्भावस्था में जटिलताएं होती है, जैसे कि भ्रूण की हानि, स्टिलबर्थ, प्रीटर्म जन्म, इस तरह के। माइक्रोसेफली एक जन्म दोष जिसमें सिर सामान्य से छोटा होता है और विकासात्मक समस्या पैदा कर देता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस, जेई वायरस, एक फ्लेवियारस जो कि वेस्ट नाइल और सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस वायरस से जुड़ा हुआ है। ये वायरस संक्रमित क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों की वजह से होता है, जो कि विशेष रूप से क्यूलेक्स ट्राइटेनियोहाइंचस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर, ये मच्छर आमतौर पर चावल के खेतों और अन्य बाढ़ वाले क्षेत्र में बढ़ते हैं। ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस EEE और वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस WEE ऐसे वायरस के कारण होते हैं जो कि इंसान और घोड़े दोनों में प्रभावित करते हैं। ये वायरस इंसेफ्लाइटिस का कारण बन सकता है, जो कि मस्तिष्क की सूजन के रूप में जाना जाता है। EEB को कुलीसेट मेलेनूरा मच्छर और पक्षियों के बीच एक प्राकृतिक चक्र के माध्यम से बनाए रखता है। स्तनधारी मनुष्य और घोड़े सहित में EEB का प्रसार कुछ संक्रमित मच्छर प्रजाति यानी एंडीज मच्छर, नेक्स्ट मच्छर का नाम जरा पढ़ा जाए, कोकियोलेटेडिया और क्यूलेक्स के काटने से होता है, जो कि पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में रहते हैं। रिफ्ट वैली बुखार, RBF एक तीव्र वायरल रक्तस्रावी बुखार है, जो कि आमतौर पर पालतू जानवर जैसे कि मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊँट में देखा जाता है, जो लोगों को बीमार का कारण बन सकता है। बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ है वर्ड, लेकिन क्या करेंगे, अब पढ़ना है, इसे दिया हुआ है। और जबकि हम कर रहे हैं 5 क्लास का मात्र तैयारी, 5 क्लास में ये सब चीज़ है, इसलिए अच्छे से नॉलेज रखना है, बार बार सुनना है ताकि माइंड सेट हो जाए। ज़रूरत लगे उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। मैंने नक्शा बनाया, कौन सा नक्शा बनाया? पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक मानचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा एक मानचित्र या चार्ट पर समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका समताप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अब सीमा साझा करने वाला सबसे ज़्यादा कौन है, सो आपसे पूछ रहा है। तो 3 का आप कहेंगे नेपाल है, नेपाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। एक वृक्षों के वितरण को देखने वाले मानचित्र है, एक वृक्ष के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा मानचित्र है? तो आप क्या जवाब देंगे? उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र।
ठीक है, इंग्लिश में दिया गया है। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा पहला भौतिक मानचित्र। मानचित्र के घटक है, मानचित्र के घटक है, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, दिशा, दूरी और प्रतीक सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? कोई तो होगा, तो आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने का मानचित्र। बड़े पैमाने का है तो ज़्यादा देगा। आसान क्वेश्चन सब है। किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या बोलते हैं? इसको दिक् सूचक बोलते हैं, दिशा बताने वाला। नॉर्थ डायरेक्शन जल्दी बता देता है, उसका सब आप निकाल सकते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाते हैं। क्लियर है? आगे कहा जा रहा है कि जिसमें जनसंख्या वितरण और वृद्धि, लिंग और आयु, सामाजिक और धार्मिक संरचना, साक्षरता, शैक्षिक प्राप्ति के स्तर, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों का स्थान, सुविधा और सेवाओं, परिवहन लाइनों, उत्पादों, वितरण और विभिन्न मालों के प्रभाव को दर्शाने वाले विभिन्न मानचित्र शामिल होते हैं। भूमंडल पर ताप के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समताप रेखाओं को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है समताप रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समदाब रेखा किसी दिए गए संदर्भ सतह पर खींचे गए बैरोमीटर के दाब को निरंतर रेखा के मौसम मानचित्र पर रेखा है। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अर्थात उत्तराखंड हो गया, गौर से सुनिएगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से भी है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से भी है। ठीक है। भारत नेपाल के साथ लगभग 1752 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामाकरण किया जाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदानी, नदियाँ, महासागर इत्यादि के दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक एवं उच्च वक्ष मानचित्र कहा जाता है। आसान लग रहा होगा, बेसिक है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योग आदि के विवरण देने वाले मानचित्र। बहुत तरह के मानचित्र बनाए गए हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, गौर से सुनिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र ऐसी चित्र जो कि संपूर्ण विश्व या उसके भाग को कागज़ के एक शीट पर फिट करके काम में लिया जाता है। मानचित्र कम पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन यह कटौती बहुत सावधानी से की जाती है ताकि स्थानों के बीच की दूरी को वास्तविक हो सके। बड़े पैमाने के मानचित्र अधिक विवरण के साथ कम क्षेत्रफल दर्शाते हैं। बड़े पैमाने के मानचित्र पर दिखाई गई भौगोलिक सीमा छोटी होती है। प्रतिनिधि पैमाने के रूप में व्यक्त बड़े पैमाने के मानचित्र को अनुपात के दाईं ओर एक छोटी संख्या होती है। नेक्स्ट कर दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियरली बढ़िया से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका 6 लेसन कंप्लीट किया मैंने। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक अच्छे से पहुँच सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।